17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व अघात दिवस मनाया जाता है। इस दिन को महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में वाल्मीकि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी समुदायों के लिए बढ़ते हुए रिजर्वेशन पर हाई कोर्ट के अंतरिम स्टे को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करने के साथ साथ शीर्ष न्यायालय ने तेलंगाना सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज पहले चरण के नामांकन का 7वां दिन है जो 17 अक्टूबर को समाप्त होगा। संभावना है कि सभी दलों के उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सारण की राजनीति में इस बार महिला उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ गई है। राजद ने 3 और भाजपा ने 1 महिला को टिकट दिया है जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। छपरा सीट पर राजद ने खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने छोटी कुमारी को टिकट दिया है। राखी गुप्ता ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है। यह बदलाव महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रजौला गांव में कुएं का जहरीला पानी पीने से 60 लोग बीमार हो गए। उल्टी, दस्त और शिकायत के बाद प्रशासन ने चिकित्सा शिविर लगाया। जांच में कुएं के पानी में मरे हुए कबूतर पाए गए जिससे पानी दूषित हो गया और इसे पीने से लोग बीमार पड़ गए। तेलंगाना की मंत्री कोडा सुरेखा के घर आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सूत्रों के अनुसार यह घटना राजनीतिक तनाव से जुड़ी हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। गुजरात के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें नए मंत्रियों के नामों का विचार किया जाएगा। खबर है कि लगभग 10 नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को बदला जा सकता है। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार कल सुबह होगा। FSSAI ने खाद्य उत्पादकों के ब्रांड नामों में ORS शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब किसी भी ब्रांड को उत्पाद पर ORS का लेबल लगने से पहले WS से मंजूरी लेनी होगी। FSSAI ने सभी कंपनियों को उत्पाद नामों में ORS शब्द का प्रयोग न करने का आदेश दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति और उनके परिवार ने कर्नाटक में हो रहे जाति सर्वे में भाग न लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और संरक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए यह फैसला किया। उनका मानना है कि इस तरह के सर्वे से निजी जानकारी सार्वजनिक होने का खतरा है। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे का खंडन करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा नहीं किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत की प्राथमिकता और स्थिर ऊर्जा बाजार में अपने नागरिकों के हित की रक्षा करना है। भारत एक बड़ा तेल और गैस आयातक है और हमारी आयात नीति इसी उद्देश्य से निर्देशित होती है। ऊर्जा की स्थिर कीमतें और सुरक्षित आपूर्ति हमारी ऊर्जा नीति के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इससे लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच का सीना अब सिकुड़ गया है। TCS में बड़े पैमाने पर छंटनी के बाद कीटू और TCS प्रबंधक के बीच बेंगलुरु में सुलह बैठक हुई। कीटू ने उत्पीड़न कर्मचारियों के हलफनामे प्रस्तुत किए और औद्योगिक विवाद अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग की। IIDA ने TCS के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और शोषणकारी नीतियों का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने और श्रमिकों के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनजर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने VIP को सीटों के बंटवारे पर अंतिम अल्टीमेटम दिया है जिससे गठबंधन में और भी मुश्किलें खड़ी हो गई है। VIP की मांगों के कारण महागठबंधन में दरार पड़ने का खतरा मंडरा रहा है और सभी की निगाहें VIP के अगले कदम पर टिकी है। बंगाल के राज्यपाल CP आनंद बोस ने दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। राजभवन के एक उत्तराधिकारी ने बुधवार को बताया कि रिपोर्ट में राज्यपाल ने मामले के अपने निष्कर्षों और पीड़िता व उसके माता पिता के साथ अपनी बातचीत का विस्तृत विवरण दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने उससे कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। विदेश मंत्रालय ने इस पर सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी।
पर कहा है कि भारत का राष्ट्रहित सबसे पहले है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अब अमेरिका से अधिक तेल खरीद रहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए विभिन्न स्रोतों से तेल खरीदता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 8% से अधिक की वृद्धि दर हासिल की है। उन्होंने बताया है कि भारत ने मुद्रास्फीति को 8% से घटाकर 1.5% तक लाने में सफलता पाई है। भारत का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और केंद्र सरकार का घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। उन्होंने रुपये की व्यवस्थित गतिशीलता पर भी जोर दिया। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे उन्होंने तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा था। सरकार का तर्क है कि राज्यपाल का यह कदम असंवैधानिक है और संविधान का उल्लंघन करता है। इस मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को फटकार लगाई थी। कानपुर के कॉम्पेस्ट शिक्षा सदन में 332 छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा किट वितरण। कानपुर के दादानगर स्थित कॉम्पेस्ट शिक्षा सदन में वरिष्ठ भाजपा नेता अजय कपूर ने 332 छात्र छात्राओं को निःशुल्क किट वितरण की। इस किट में पाठ्य पुस्तक, कॉपियां, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, पानी की बोतल और जूते मोजे जैसे आवश्यक सामग्रियां शामिल थी। कार्यक्रम का शुभ आरंभ विद्यालय परिसर में फलदार पौधारोपण के साथ किया गया। मुख्य अतिथि अजय कपूर ने छात्र को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर कठिन परिश्रम और एकाग्रता से पढ़ाई करने का संदेश दिया। विद्यालय के चेयरमैन विजय कपूर ने बताया कि संस्था छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ सभी आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराती है। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति और उद्यमी उपस्थित रहे। वजीरगंज के शिक्षक सुनील आनंद बालिका शिक्षा नोडल समन्वयक नियुक्त। मिशन शक्ति में उत्कृष्ट कार्यों को मिली मान्यता। वजीरगंज शिक्षा क्षेत्र में कंपोजिट विद्यालय में बाबा मठिया के शिक्षक सुनील कुमार आनंद को बालिका शिक्षा नोडल समन्वयक नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति जिला के वैषयिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी और जिला बालिका समन्वयक संरक्षिता सिंह द्वारा बालिका शिक्षा मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उनके उत्कृष्ट कार्य के लेकर की गई है। सुनील आनंद वजीरगंज ब्लॉक से नियुक्त होने वाले एकमात्र शिक्षक हैं। शिक्षक सुनील आनंद विद्यादान महादान अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत वे बेटियों को गोद लेकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। उनके इस अभिनव प्रयास से क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टेट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस नियुक्ति पर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बधाई दी है। मिर्जापुर के आश्रम पद्धति कॉलेज में स्मार्ट क्लास और टैबलेट से बढ़ रही है शिक्षा की गुणवत्ता। मिर्जापुर के परसिया स्थित राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में छात्रों को अब आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। शासन द्वारा संस्थान को ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के लिए स्मार्ट क्लास और टैबलेट उपलब्ध कराई गई है। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार दुबे ने बताया कि इसका उद्देश्य छात्रों को पाठ्यक्रम को पूरा करने और उनकी पढ़ाई में रुचि बनाए रखना है। कॉलेज में कंप्यूटर, टैबलेट, शैक्षणिक गेम सहित सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। सभी विषय के अध्यापकों की अच्छी व्यवस्था है, जो छात्रों के साथ घुल मिलकर उन्हें शैक्षणिक विकास पर ध्यान देते हैं। अध्यापक ने न केवल पठन पाठन बल्कि छात्रों के लिए रहन सहन का भी समय समय पर ख्याल रखते हैं, जिससे एक समग्र शैक्षणिक वातावरण तैयार हुआ है। बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए आवेदन शुरू है। छात्र जल्द करें रजिस्ट्रेशन। बिहार सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति PMS के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। यह योजना पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए है। पात्र छात्र 15 सितंबर से 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया केवल आधिकारिक पोर्टल pmsonline.v.nic.in पर उपलब्ध है। छात्रवृत्ति के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी सभी श्रेणियों के लिए आवेदन निःशुल्क है। यह योजना केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए ही लागू है। छात्रवृत्ति का लाभ उन्हें मिलेगा जो राज्य की सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा पूरी कर सके। शिक्षा विभाग ने छात्रों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट या लिंक से सावधान रहे और केवल आधिकारिक पोर्टल से ही आवेदन करें।
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वह वीडियो जिसमें कुत्ते को रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चे की मदद करते दिखाया गया है, पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा निर्मित है। वीडियो में दिखाई दे रही कई विसंगतियां ने इनकी सच्चाई पर सवाल खड़े किए थे। फैक्ट चेक की जांच में पाया गया है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति का अचानक गायब होना, ट्रेन पर असंगत ट्रैक्स और लोगों का असामान्य व्यवहार इसके कृत्रिम होने की सबूत है। यह वीडियो मूल रूप से मल्टीवर्स मैट्रिक्स नामक यूट्यूब चैनल पर 8 अक्टूबर 2025 को अपलोड किया गया था। इस चैनल के बायो के सेक्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह एआई जनित वीडियो अपलोड किए जाते हैं। फैक्ट चेक द्वारा वीडियो को की फ्रेम की रिवर्स सर्च करने पर यह तथ्य सामने आया है। यह खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर यूजर से अपील की गई है कि ऐसे वीडियो शेयर करने से पहले उनकी वीडियो की असलियता जरूर सत्यापित करें। दीपिका पादुकोण अब मेटा एआई की आवाज बनी। 6 देशों में यूजर्स कर सकते हैं दिल खोलकर बातचीत। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई भूमिका निभाते हुए मेटा एआई की आधिकारिक अंग्रेजी आवाज बनने की ऐलान किया है। दीपिका ने यह जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए शेयर करते हुए लिखा, यह बहुत मजेदार है, अब आप मुझे मेटा एआई में अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। उनकी यह आवाज भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 6 देशों में उपलब्ध होगी। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में भारत सरकार की पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर के रूप में भी भूमिका निभाई है। उन्होंने इस अवसर पर कहा था कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत का काम है। मेटा एआई के साथ उनकी यह नई साझेदारी उनकी वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है। भारतीय यूजर्स अब मेटा एआई से दीपिका की आवाज में इंडियन, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बातचीत कर सकेंगे, जिससे टेक्नोलॉजी का अनुभव और अधिक व्यक्तिगत हो गया है। हमेशा की तरह इस बार भी ठंड आते ही दिल्ली की हवाएं खराब हो गई है। ठंड बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे राजधानी की हवाएं में प्रदूषण की पूरी तरह मिलावट हो जाएगी। वहीं आज पहाड़ी राज्यों में बर्फीली हवाओं का सितम जारी है। चलिए जानते हैं आज देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। बिहार में मौसम पूरी तरह सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग पटना ने राज्य के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है, यानी बारिश की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। सुबह शाम हल्की धुंध छाई रहने की संभावना है। वही दिन में मौसम साफ रहने के कारण तेज धूप निकल सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने राज्य को ग्रीन जोन में रखा है, जिसका अर्थ है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन तापमान में अब धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रहा है। बता दें कि यूपी में हल्की धुंध छाई रह सकती है और तापमान में गिरावट संभव है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना। MID के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18 अक्टूबर तक लगातार बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं चल सकती है। मानसून में विदाई के बाद मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश का दौर जारी है, जबकि उत्तरी हवाओं के कारण इंदौर समेत पूरे देश में रात को ठंडी होने लगी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। बता दें कि राज्य में कहीं हल्की धूप तो कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, लेकिन पहाड़ी ऊंचे इलाकों में सर्दी भरी हवाएं भी चलने के अनुमान है। मौसम साफ रहने की वजह से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। हैरथल अनाज मंडी स्थित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी और पानी की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एवं प्रभारी अधिकारी कौशल सैनी ने बताया कि खैरथल तिजरा जिले की जमीन में अम्लीयता और क्षारीयता की अधिकता पाई गई है। इस कारण किसानों को उनकी मिट्टी और बोरवेल के पानी की जांच करने की सलाह दी जा रही है, ताकि फसलों की पैदावार को बेहतर बनाया जा सके। यूपी में डिजिटल कृषि नीति की शुरुआत मुख्यमंत्री ने राज्य के कृषि क्षेत्रों को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर को सिस्टम तैयार करने की लक्ष्य रखा है। इसमें सभी कृषि संबंधित डेटा जैसे फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बाजार, लॉजिस्टिक आदि को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। 29 अक्टूबर तक बुकिंग की जा सकती है। किसान कृषि विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने में मदद मिलेगी, जिससे कृषि उत्पाद बढ़ेगी। सब्सिडीज का लाभ उठाने के लिए जल्द आवेदन करें। इस वीडियो में एजाज खान ने प्रेमानंद महाराज के बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें की है। एजाज ने कहा है कि वो अपने एक किडनी प्रेमानंद महाराज को देना चाहता है। एजाज ने कहा है कि प्रेमानंद जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने आज तक किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर मेरी किडनी उनसे मैच हो जाएगी तो मैं उन्हें अपनी एक किडनी देना चाहूँगा।
हिंदी सिनेमा के ड्रीम गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस हेमा मालिनी आज 77वें जन्मदिन मना रही है। साल 1948 में तमिलनाडु में जन्मी हेमा मालिनी ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से फिल्मी दुनिया पर राज किया है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। सितंबर 2025 की टू व्हीलर सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस रेस में एक बार फिर हीरो आगे निकल गई है, वहीं दूसरी ओर होंडा, टीवीएस और रॉयल एनफील्ड पीछे छूट गई है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए सितंबर 2025 का महीना बेहद शानदार रहा। सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यात्री वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दोपहिए और तीन पहिए वाहनों की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल देखी गई है। जीएसटी की घटती दरों ने दुकानदारों की दिवाली खुशहाल कर दी है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष त्योहार सीजन में ऑटोमोबाइल कारोबार तेजी से उछाल मारा है। धनतेरस को लेकर बुकिंग शुरू हो गई है। एक बार फिर से बैंकों को विलय होने जा रहा है। इस बार सरकार छोटे सरकारी बैंकों के मर्ज की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। दरअसल मनी कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि FY27 में सरकार देश के कई छोटे बैंकों का विलय कर सकती है। इस बैंकों में SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंकों में विलय किया जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कारोबारी साल 2025 की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर खुला और शुरुआती कारोबार में ऑटो और PSU बैंक सेक्टर में खरीदारी देखी जा रही है। खबर लिखते समय सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 83,109 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी लगभग 140 अंक चढ़कर 25,461 पर कारोबार कर रहा था। लोक गायिका मैथिली ठाकुर पटना हवाई अड्डे पर पहुंची। उन्होंने कहा, पटना मेरा हर हफ्ते आना जाना रहता है। जैसा मुझे आदेश मिलेगा वैसा मैं करूंगी। अभी मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। पार्टी से जो आदेश देगी वो मैं करूंगी। बिहार चुनाव में किसका सरकार बनेगी ये जनता निर्णय लेगी। बिहार में एनडीए के दौरान मैंने सुधार देखा है। मैं पटना आती रहती हूँ। बिहार में मेरा घर है। मैं यहाँ आती रहती हूँ और लोगों से मिलती रहती हूँ। चुनाव को लेकर कुछ नहीं है। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा, मैंने अपने दादी के आशीर्वाद से नामांकन दाखिल किया है। लोग समर्थन कर रहे हैं। जो काम करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा। हमने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। हम महुआ को जिला बनाने और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बचाए गए हाथी के बच्चे का नाम लकी रखा। ये हाथी का बच्चा 5 अक्टूबर को कुशी योग वन अधिकारियों द्वारा बचाया गया था। अब ये स्वस्थ है और जलदापरा पिलखाना में स्थानांतरित कर दिया गया है। हेयर स्टाइल जावेद हबीब के आवास पर पुलिस की छापेमारी पर SP KK विश्नोई ने कहा, कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने सूचना दी थी कि उनके साथ बड़े लेवल पर एक ब्रांड हुआ है। जांच में पाया गया जावेद हबीब, उनके बेटे और सैफुल्लाह नामक 3 लोगों का नाम सामने आया है। पुलिस सर्च वारंट के साथ दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में उनके आवास पर वे नहीं थे। अब पुलिस मुंबई जाएगी। कानपुर में लोन दिलाने के नाम पर 71 ग्रामीणों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगे हुए ग्रामीण ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद अनंत फनन में 2 और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शिवराजपुर के 76 पर बम्बा के पास से 4 साथीों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 55,000 नकदी, ज्वेलरी समेत कई चीजें बरामद की है। धनतेरस से पहले चांदी सस्ती, सोना फिर हुआ महंगा। त्योहारों का सीजन है। इस महीने चांदी के दामों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अच्छी खबर यह है कि धनतेरस से पहले चांदी की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है। ताजा रेट की बात करें तो चांदी आज 3,000 रुपए से अधिक सस्ती हुई है। वहीं आज हफ्ते के चौथे दिन भारतीय सरफरा बाजार में सोने की कीमत 1,27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा पहुँच गई है, लेकिन चांदी के रेट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में सतर्क रहें और जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। मीन राशि, व्यापार में अपेक्षित परिणाम मिल सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक राशि, घर परिषद में सुख सुविधा बढ़ सकती है, लेकिन प्रेम में हल्की गलतफहमी हो सकती है। मिथुन राशि, बड़ा जोखिम लेने से पहले सावधानी बरतनी होगी, जल्दबाजी हानि कर सकती है। सिंह राशि, आज सहकर्मियों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे पर प्रशंसा मिलने की संभावना है।